हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? तो कल नितिन सिंघानिया में जो हम लोगों ने छोड़ा था आधा, आज उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस सेक्शन से, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत है ना? देखिए, आप सब लोगों के ऊपर एक पिंड है, एक लिंक पिंड है। उस लिंक पर जाकर और बिल्कुल आपको क्या करना है, आपको उस लिंक पर जाकर और वो जो है आप लोगों को वहाँ एनरोल कर लेना है अपने को मेरे कोड के साथ, और बिल्कुल फ्री है। ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए पैसे देने हैं, एकदम फ्री है, कॉम्बैट है वो। और वहाँ पर जो है आप जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर आपका टेस्ट होगा, आपको पता चलता है कि क्या एग्जामिनेशन का लेवल होता है और उसके लिए कितनी तैयारी करने की ज़रूरत होती है, ये आपको पता चलेगा। तो आप सब लोग जो है, जितने भी लोग हैं अभी दिख रहे हैं मुझे, आप लोग एनरोल कर लीजिए अपने को। लिंक जैसे ही क्लिक करेंगे खुलेगा, रिंकू लाइव कोड के साथ अपने को एनरोल कर लेना है। और कुछ अनअकैडमी के बारे में बात करते हैं। तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आने के बाद आपकी तलाश खत्म हो जाती है पूरी तरह से। आपको वो माहौल, वो वैसे एडुकेटर्स, वो कंटेंट आपको मिलता है जो यूपीएससी की तैयारी के लिए आपके लिए ज़रूरी है। हम लोग वहाँ पर अपने अपने सब्जेक्ट पर बहुत मेहनत करते हैं और स्टूडेंट को हम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको किस अप्रोच को रखकर तैयारी करनी है। और सही यूपीएससी की तैयारी में पढ़ना तो जरूरी है ही, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किस अप्रोच को रखकर तैयारी करनी है। तो ये जो है, इसके लिए आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है जो वहाँ पर हमेशा आपको दी जाती है। तो वहाँ बहुत सारे टॉप के एडुकेटर्स हैं, उनकी कोर्सेज हैं। तो टॉप के इस तरह के कोर्सेज आप लोगों को यहाँ पर दिखती हैं। और यहाँ पर ये जो है पेड है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको थोड़ा सा खर्च करना पड़ता है। तो जीएस का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप, तो 44,550 रुपये में 1 साल का है, ठीक है। और 64,800 में 2 साल का, 81,000 में 3 साल का है मेरे कोड के साथ। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है, ये प्लस सब्सक्रिप्शन का फी मैंने आपको बताया है। और अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आइकॉनिक मेरे कोड के साथ 67,050 रुपीज में 1 ईयर का 1,04,175 में, 2 ईयर का 1,38,375 में आपको 3 ईयर का मिलता है। इजी ईएमआई है, बहुत आसान किस्तों में इसे आप पे कर सकते हैं। और ये तो बिल्कुल फ्री है ही, इसी का लिंक पिंड है आपके चैट बॉक्स में, इसका लिंक पिंड है, वहां पर आप अपने को एनरोल कर लीजिए। एकदम फ्री में टेस्ट देंगे आप, और साथ में आप स्कॉलरशिप में बहुत सारा इनाम भी जीतेंगे। आपको स्कॉलरशिप में फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है अनअकैडमी का, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 24 मार्च को लास्ट डेट है, 24 मार्च को अंतिम तिथि है इस फॉर्म को भरने की, यूपीएससी के फॉर्म को भरने की। कुल 712 सीटों पर जो है आप लोगों का ये परीक्षा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लिंक जाकर यूपीएससी ऑनलाइन www.upsconline.nic.in पर आपको पूरा फॉर्म मिल जाएगा। वहां पर किसी से बहुत ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, वहां पर जाकर आपको सब मिल जाता है। खुद फॉर्म को 2 बार, फॉर्म हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, 2 बार फॉर्म पढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगा। जाकर वहां फॉर्म भर सकते हैं। और अनअकैडमी पर कल 10 मार्च से बैचेस शुरू हो चुकी हैं, 4 मंथ्स की बैचेस शुरू हो चुकी हैं। और ये फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी 2 मार्च से स्टार्ट कर चुका है। इम्पल्स के तहत वो पूरा करेंट अफेयर और राइज के तहत
सारा जीएस का टेस्ट सीरीज ले रहा है और ये बिल्कुल ये फ्री टेस्ट सीरीज है जो आपको अनअकैडमी मुहैया करा रहा है रिंकू लाइव कोड के साथ। रिंकू लाइव कोड के साथ आप इसको जो है वो कर लो, सब्सक्राइब कर लो इस कोर्स को, फ्री है ये भी, ठीक है। और अनअकैडमी पर अगर आते हो तो अनअकैडमी पे तो आपको सब कुछ ही मिलेगा। तो अनअकैडमी पर आने के लिए जो सबसे बेस्ट प्लान है हमारे पास वो ये है, आइकॉनिक और प्लस दोनों में है, कॉम्बो है, ऑप्शनल जीएस और ऑप्शनल दोनों के साथ है, ये दोनों के साथ। तो इसमें आपका 1 साल से 3 साल तक का है, 2 साल वाला बेस्ट है आपका। तो 24 मंथ्स का आइकॉनिक लेते हैं तो 1,31,510 रुपए में है। महीने का आपको सिर्फ 5480 रुपया पे करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड बनवा लो, बहुत आसान किस्तों में पे हो जाएगा, नो कॉस्ट ईएमआई है। और प्लस लेते हो तो ये थोड़ा और भी सस्ता है, 99,680 रुपया ही है। महीने का 4153 रुपया ही आपको पे करना पड़ेगा, महीने का सिर्फ 4153 रुपया पे करना पड़ेगा आपको। और ये आप 2 साल में आराम से भरिए और 2 साल में पढ़ के क्वालिफाई करके आप निकलिए, मिठाई उठाई खिला के, ठीक है। तो ये ज्वाइन कीजिए आप, मेरे कोड के साथ आते हैं तो मेरा अपना एक पर्सनल ग्रुप है, मेरा पर्सनल ग्रुप है, उस पर्सनल ग्रुप में आप ऐड होंगे और कभी भी कोई भी डाउट हो, सवाल हो, आप मेरे से पूछेंगे। और वहां पर आपको कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, वो कैसे जल्दी याद हो जाएगा, स्ट्रैटेजी क्या रखना है, और आंसर राइटिंग भी आपका मैं चेक करूंगी मेरे कोड के साथ आते हैं तो। और सब्सक्रिप्शन अगर आपको सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी लेना है तो ले सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल का मेरा कोर्स, नया कोर्स 17 तारीख से आ रहा है और उसी के 1-2 दिन आगे पीछे मैं सोशियोलॉजी का भी कोर्स शुरू कर दूंगी। तो आप लोग 24,750 रुपये 1 साल का है, 24,750 रुपये 1 साल का ऑप्शनल आपका ज्वाइन हो जाएगा। तो आप मेरे कोड के साथ आप आ सकते हैं ऑप्शनल कोर्स के लिए। तो कोड ये रिंकू लाइव बिल्कुल इजी है, एकदम इजी है। जैसा मेरा नाम बहुत आसान है वैसा ही कोड बहुत आसान है, इसको यूज कीजिए और याद रखिए इसको। और ये देखिए, ये यहाँ पर मैं सेशन के पीडीएफ भेजती हूँ, इसके पहले वाले सेशन का मैंने भेज दिया है। मैं खुद ही पीडीएफ जल्दी भेजती हूँ ताकि आप रिवीजन कर लें, नोट्स बना लें। तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आई होप कि आप लोगों का नोट्स भी रेडी हो रहा होगा। तो मैं हमेशा की पॉइंट आपको दे देती हूँ कि मैं तो आपको बहुत विस्तार में समझाऊंगी ताकि आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए। क्या बात है, आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे। यस, अब दिखा मुझे। हाँ जी, तो गुड इवनिंग पुतीन जी, ऐसा लग रहा है अभी अभी आप सो के उठ के आ रहे हैं इसीलिए आपको मॉर्निंग दिख रहा है। और आप सब लोगों को हैप्पी शिवरात्रि, शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। महादेव आपकी मनोकामना पूरी करें। तो देव के देव महादेव आप लोगों की मनोकामना पूरी करें, मेरी यही उनसे विनती है। और आप लोगों को इतनी शक्ति दें कि आप लोग अपने लक्ष्य से न हटो। तो डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, छू सकते हो नभ के तारे। ठीक है, तो बस डिगे रहना टिके रहना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो रह रहकर निराशा आती है, मन में निराशा आती है। अब जैसे देखो मैंने मुहिम शुरू किया है, वहां पर बेसिक से बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ा रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं वहां पर। लेकिन आप लोगों को मैं रोज कहती हूँ कि जिस तरह से आप लोग यहाँ पर मेरे सेशंस ले रहे हो वहां पर सेशंस लो, बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अप्रोच को रखकर मैं वहां पर पढ़ा रही हूँ। आप वहां पर आते ही नहीं हो, वहां पर आप आते नहीं हो। पर मैं थोड़ा कभी कभी निराशा होती है थोड़ी सी मुझे, लेकिन डिगना नहीं है मुझे। मैं बिल्कुल टिके रहूंगी। और मुहिम ये आपकी जीत की है, ये आपकी जीत के लिए मुहिम मैंने शुरू किया है। और ये आपको जरूर समझ में आएगा एक दिन, अगर मैं वहां से अपने प्रण से नहीं हिलूंगी। तो ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है, कि जब चीजें बहुत एडवर्स होती हैं
उस समय अगर आप आत्मविश्वास के साथ लगे रहते हो, एकदम पूरी तरह से डिगे रहते हो आप, तो धीरे धीरे जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल होने लग जाती हैं। इसका हमेशा विश्वास रखना आप। और ये मैं जो भी बात आपसे कहती हूं, आप लोगों में से जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जैसे एक दो हैं, वो समझ रहे होंगे। रटी रटाई बात नहीं, एकदम जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है, मैं वही बात आपको बताती हूं हमेशा। कोई रटी रटाई बात नहीं है उसमें। तो इस चीज को हमेशा गांठ बांध के रखिएगा कि आपका जो विश्वास होता है वही जीतता है। तो अपने विश्वास को कभी हिलने मत देना, हमेशा विश्वास बना के रखना। जो भी करते हो इसमें मैं अच्छा करूंगा, मैं सफल होऊंगा, मैं सफल होऊंगी, इस विश्वास के साथ आपको चलना है, इस विश्वास के साथ। ठीक है, तो जिनको 21 में देना है, 22 में देना है, 23 में देना है, सबके लिए सेशन इंपॉर्टेंट है, कोई समस्या नहीं है। तो हमने मुगल वास्तुकला शुरू किया हुआ है, मुगल वास्तुकला। और मुगल वास्तुकला में कल मैंने आप लोगों को केवल थोड़ा सा इंट्रो दिया था कि मुगल वास्तुकला की मेन फीचर्स क्या हैं, मुख्य विशेषताएं मुगल वास्तुकला की क्या रही हैं, अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि बाबर बेचारा आया और मर गया 4-5 सालों में, 1526 से 30। तो बाबर कुछ खास कर नहीं पाया। हुमायूं भी पूरे जीवन लड़ते रहे, शेर शाह से भागते रहे, और गिरते पड़ते भागते, और लास्ट में लुढ़क के वो भी मर गए। तो हुमायूं को भी कुछ खास मौका नहीं मिला। लेकिन जब हम आते हैं अकबर के समय, जब हम अकबर के समय आते हैं, तो अकबर के समय ही मुगल वास्तुकला की नींव पड़ती है। मुगल वास्तुकला की वास्तविक नींव किसके समय पड़ती है? अकबर के समय ही। और अकबर जो है, ये अकबर, इनका पीरियड रहता है 1556 से 1605 इनका पीरियड है। और आप ये समझ लो कि अकबर ने अपने पीरियड में, अपने शासन काल में ऐसे ऐसे कार्य किए कि ये अकबर महान कहे जाते हैं। और मैं खुद बहुत प्रशंसक हूं इस व्यक्ति की, मैं खुद भी बड़ी प्रशंसक रही हूं। मैं इतिहास में, पता है, इतिहास पढ़ते पढ़ते और इतिहास पढ़ाते पढ़ाते इनके कैरेक्टर से आपको क्या हो जाता है, एक लगाव हो जाता है, एक जान पहचान हो जाती है इन कैरेक्टर्स के साथ। और आप उनको पढ़ते पढ़ते, जैसे कैसे फिल्मों में आप देखते हो तो आप कहते हो वो विलेन है, वो हीरो है, उस हीरो ने भी अच्छा काम किया, है ना। तो उस तरह से जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको इसी तरह से महसूस होने लग जाता है, और आपको इनकी जीवन से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अकबर का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण बीता। क्यों? तो इसलिए क्योंकि इनके पिता का जीवन भी बहुत संघर्षपूर्ण था। तो क्योंकि हुमायूं का पीछा कर रहा था शेर शाह, और हुमायूं जो खाना बदोश का जीवन जी रहे थे, तो अकबर का भी कुछ ऐसे ही था। अकबर का भी कोई निश्चित ठिकाना नहीं था। और अकबर का जन्म कश्मीर में जो है अमरकोट के जो है राजा के महल में हुआ था। ठीक है। और एक हिंदू राजा थे वो, और एक हिंदू माहौल में ही पूजा पाठ, घंटा या शंख, ये सब सुनते हुए इनका बचपन गया था। आप लोगों को एक ये भी कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जब हुमायूं को उसके भाइयों ने ही परेशान किया, भाइयों ने ही, तो उसमें जो है कामरान, हिंदाल, अस्करी, ये 3 उसके भाई थे, ये भी परेशान करते रहते थे। हिंदाल फिर भी थोड़ा सा हिंदाल रहता था कभी कभी, पर वो भी डाइवर्ट होता रहता था। पर कामरान तो एकदम चिढ़ा रहता था, क्योंकि कामरान को दिल्ली चाहिए था, और दिल्ली मिल गया था हुमायूं को, बाबर ने जिस तरह से बंटवारा किया था। तो कामरान ने अकबर को किले की दीवार के साथ बांध दिया था, और जहां खूब तोपें चल रही थी। तो इस तरह से अकबर ने अपना बचपन देखा, और पढ़ने का मौका अकबर को नहीं मिला। ठीक है, हाँ ठीक कह रहे हैं, अमरकोट अब पाकिस्तान में चला गया है।
वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड में चला गया है। आप सही कह रहे हैं। तो हाँ जी, तो मैं ये बता रही थी आपको कि अकबर को पढ़ने का मौका नहीं मिला, अकबर को पढ़ने का मौका नहीं मिला, और फिर भी अकबर को किताबें पढ़ना इतना पसंद था कि अकबर किताबें याद कर लेते थे केवल सुन सुन के। तो सामने एक विद्वान को बैठाते थे अकबर और उनसे वो सुना करते थे, उसमें जो है चाहे कुरान शरीफ हो या बाकी सारी अन्य किताबें हो, और उनको वो कोई विद्वान आगे पढ़ता था, वो इतने ध्यान से सुनते थे कि वो सुन के सारा याद कर लेते थे। तो उनको इतना मतलब विद्या से बहुत लगाव था, विद्या के लिए बहुत कुछ उन्होंने, शिक्षा के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया, जबकि खुद पढ़े लिखे नहीं थे। और इसी तरह जिस तरह से उन्होंने सभी धर्मों का एक सार, आपने देखा कि दीने इलाही सुलह कुल की नीति इन्होंने शुरू की थी, सुलह कुल, जहां सभी धर्मों में सुलह हो। तो आप अभी देखेंगे किस तरह इबादत खाने का निर्माण उन्होंने कराया था। तो अकबर जो एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं था, और वो चाहे चित्रकला हो, चित्र पेंटिंग हो, म्यूजिक हो या फिर आर्किटेक्चर हो, उसमें जो अकबर ने जिस तरह से काम किया है, तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उतना काम नहीं कर सकता जो अकबर ने किया। ठीक है, तो इसलिए जो है अकबर महान इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सभी धर्म के प्रजा को एक समान समझा, चाहे वो हिंदू प्रजा हो, मुस्लिम प्रजा हो, ईसाई प्रजा हो, सबको एक समान समझा। और बाकी राणा प्रताप के साथ लड़ाई या दुर्गावती वाले कांड हो, ये सब क्या है कि वो तो राज्य विस्तार, हर राजा राज्य विस्तार करता ही है, और उसी राज्य विस्तार के संदर्भ में ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। ठीक है, तो अकबर ने कला और स्थापत्य के विकास में भी गहरी रुचि ली। अकबर का चित्रकला में भी रुचि था, अकबर की जो है लेखन में भी रुचि था। अकबरनामा, अबुल फजल को कह के अकबरनामा लिखवाया था उन्होंने, लेखन में भी बहुत रुचि थी। और अकबर की उसी तरह से वास्तुकला, आर्किटेक्चर में भी बहुत रुचि थी। तो अकबर के शासनकाल के दौरान जो निर्माण कार्य हुआ, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी? आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है, आप लोगों में से मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हिस्ट्री ऑप्शनल वाले भी होंगे, और बहुत सारे लोग जीएस वाले होंगे, बहुत सारे लोग जीएस वाले। तो अकबर के का एक अलग, अकबर की आर्किटेक्चर की एक अलग विशेषता रही है, एक अलग विशेषता रही है। ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ जी, नहीं, ईगो नहीं थी। इस पर हम लोग देखो ऐसा है, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। महाराणा प्रताप को हराना अकबर के लिए अहम की बात नहीं थी, अहम की बात नहीं थी। देखो मैं राजपूत हूं, उसके बावजूद ये बात कह रही हूं। तो क्यों कह रही हूं? हमेशा से ऐसा होता रहा है कि जो केंद्रीय सरकार होता है वो हमेशा चाहता है कि पूरा भारत उसके नियंत्रण में रहे। ठीक है, जैसे अभी हमेशा केंद्र चाहता है ना कि सभी राज्य उसकी बात माने, केंद्र चाहता है ना कि सभी राज्य उसकी बात माने। तो आपको मालूम है कि राज्यों में दो तरह से राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो एक तो 356 के तहत, एक 364 के तहत भी लगता है। तो क्यों? जब राज्य बात नहीं मानता केंद्र की, केंद्र सरकार के निर्देशों का जब पालन नहीं करता है, तब भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दी जाती है। तो ये ईगो केंद्र का नहीं है, हमेशा होता है कि जो भाई एक केंद्रीय सरकार की अगर आपको स्थापना करनी है तो सभी आपके अधीन होने चाहिए। तो जितने भी शक्तिशाली शासक हुए उन्होंने हमेशा पूरे भारत पर नियंत्रण रखा, और ये नेचुरल होता है, ये स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक है कि हमको अगर पूरे भारत को एक सूत्र में बांधना है
तो फिर पूरे पूरे भारत पर मेरा शासन होना चाहिए और मेरे हिसाब से वहां पर कानून चलना चाहिए। तो ये एकदम स्वाभाविक था। और ये जो अकबर ने राणा प्रताप के साथ, राणा प्रताप ने जो किया ये उनका स्वभाव था, क्योंकि राजपूत जो शासक होते थे वो कभी किसी के अधीन नहीं रहते थे। लेकिन अकबर के समय थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो था। अकबर की राजपूत नीति आप पढ़ेंगे तो अकबर ने राजपूतों को सिर्फ हराया ही नहीं, राजपूतों को जिन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली और जिनको हराया भी था उनको वापस सम्मान के साथ उनका जो है वतन जागीर के तौर पर लौटा दिया गया था। वो वतन जागीर कहलाता था। तो उनका लौटा दिया गया था कि आप जैसे शासन करते थे बिल्कुल वैसे ही करते रहिए, जैसे शासन करते थे वैसे ही करते रहिए, और सिर्फ आपको बस हमारे अधीन रहना है। मतलब आपकी विदेश नीति हमारे हिसाब से चलेगी, आपके यहाँ पर हमारे जो है सिक्के चलेंगे, आपको समय समय पर राजा से मुलाकात करनी होगी, भेंट करनी होगी, कुछ उपहार नजराना भी देना होगा। तो ये होता था, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है कोई अहम की बात नहीं, एकदम ऐतिहासिक दृष्टि से देखिए ऐसा हुआ था कि जब हमारे यहाँ उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो थोड़ी सी जो है सांप्रदायिक बातें हो जाती थी। अपनी अंग्रेजों के सामने महान बनने के लिए हमारे नेता अपने जो है पुराने जो इस तरह के हीरोज थे उनको महान बताते थे, और उसमें कई बार ऐसा होता था कि थोड़ी सी वैसी बात हो जाती थी जो नहीं होनी चाहिए थी। यही कारण माना जाता है सांप्रदायिकता के उद्भव का। तो उसमें जैसे राणा प्रताप को लोग हीरो बताते थे, तो अगर राणा प्रताप को आप हीरो बताते हो तो फिर अकबर क्या हो जाएंगे, फिर अकबर क्या थे। तो वो समय देखो, उस समय ये जो दोनों चीजें थी, ये परिस्थितियां थी उस समय, वो मध्यकालीन परिस्थितियां थी, और अकबर भी अपने जगह पर सही था और राणा प्रताप भी अपने जगह पे सही थे, और दोनों ही वीर और महान योद्धा थे और शासक थे। तो शासक के तौर पे अकबर कहीं राणा प्रताप से ज्यादा महान था, लेकिन राणा प्रताप एक जुझारू और वीर योद्धा थे, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोगों को बैकग्राउंड मिल गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये आर्ट एंड कल्चर की क्लास है, आर्किटेक्चर की और हिस्ट्री की क्लास। ऐसे ही मैं कुछ मैराथन सेशंस आप लोगों के साथ लाने वाली हूं। और सैटरडे को आप लोग तैयार रहिएगा। शनिवार को मैं कंप्लीट हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाऊंगी, मैराथन सेशन होगा ये, और ये कंप्लीट हिस्ट्री मैं थ्रू मैप पढ़ाऊंगी आपको, मैप के साथ, ताकि आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए डेमोग्राफिक हिस्ट्री कि किस कोने में कौन वंश शासन कर रहा था। तो जैसे ही आप पल्लवों को सुनो तो आपको दक्षिण का वो जगह दिख जाए कि अच्छा यहां पर पल्लव थे। जैसे ही आप चालुक्यों की सुनो तो एकदम आपके दिमाग में वो एकदम हो जाए कि अच्छा ये डेक्कन से लेकर डेक्कन वाले क्षेत्र में ये चालुक्य थे, और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा वो लोग जो है वहां तक गुजरात में भी गए थे, थोड़ा महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक इस क्षेत्र में ये लोग फैले हुए थे। तो आपका डेमोग्राफिक हो जाना चाहिए। उसके लिए आप लोगों का मैं सैटरडे को क्लास लेकर के आ रही हूं, और ये मैराथन सेशन होगा 3 बजे से, ये होगा 3 PM से। आप लोग इस सेशन को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। उसमें आप पूरी तरह हिस्ट्री का आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल हम लोग अकबर के आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो अगर अकबर के आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके शासनकाल में वास्तुकला की क्या विशेषताएं रही। कल मैंने आपको बताया था पूरे मुगल वास्तुकला की विशेषता। अब एक एक शासकों को देखेंगे। तो अकबर के समय लाल बलुआ पत्थर, तो पहले नंबर पर आप लोग नोट करते हो ना, मैंने आप लोगों को कहा था कि हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठना। कभी कभी मान लो आप जर्नी कर रहे हो, कहीं बाहर हो, वहां से क्लास ले रहे हो, तो दोबारा इस क्लास को लेना, दोबारा लेकर फिर नोट करना। लेकिन जो कीवर्ड्स हैं वो जरूर आपके पास होना चाहिए, और उसी कीवर्ड बेस्ड ही आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। तो अकबर के शासनकाल की पहली आर्किटेक्चर वास्तुकला की पहली विशेषता कि अकबर ने लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया। तो अकबर के समय आप देख पाएंगे कि चाहे फतेहपुर सीकरी हो, चाहे आगरा हो, लाहौर हो, हर जगह अकबर ने लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया। तो लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल पहला,
जो उसने भवन बनाए वो लाल बलुआ पत्थर से बने। दूसरा एक है ट्यूडर आर्क कहते हैं, ट्यूडर आर्क कहते हैं इसको हिंदी में चतुष्कोणीय मेहराब। आर्क, मेहराब को इंग्लिश में आर्क कहते हैं ना, इसको आर्क कहते हैं। और ये जो है चतुष्कोणीय मेहराब इसको कहा गया। तो इसको चतुष्कोणीय, ऊपर से ऐसे दिखता था ये, ठीक है, ये ऊपर से ऐसे दिखता था। तो चतुष्कोणीय मेहराब, चतुष्कोणीय मेहराब जो है ये कैसे, क्यों चतुष्कोणीय कहते थे, तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूं। देखो ये बना हुआ मेहराब है, ये देख पा रहे हो आप, ये देखो 1 2 3 4, इसमें जो है आपका मतलब इस तरह से ये गया है। तो ये क्या होता था कि यहां पर ये नीचे से एंगल होता था, जैसे यहां पर एक पहला एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है, चौथा एंगल ये है, और यहां जाकर ये एक गहराई, यहां से ऐसे शुरू हुआ और यहां जाकर ऐसे गहराई बन जाता था। साफ साफ दिख रहा है ना आप लोगों को, जो मैं ये दिखा रही हूं, ये वाला चीज, ये चीज आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो इसको हम लोग कहते हैं चतुष्कोणीय, ट्यूडर आर्क कहते हैं। काल की विशेषता थी कि मेहराब कैसे बने, मेहराब जो है ट्यूडर आर्क बना चतुष्कोणीय, कि यहां पर जैसे 4 एंगल, यहां पर 4 एंगल है, और ये यहां पर जाते 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 भीतर की तरफ एक ऐसे गहराई लेकर आता है, और इस तरह से ये शेप में आ जाता है। तो यहां पर 4, 1 2 3 और 4 दिख रहा है या जूम करने की जरूरत है, दिख रहा है या जूम करने की जरूरत है। मैराथन क्लास यूपीएससी सीएससी हिंदी पर होगी सैटरडे 3 PM, सैटरडे 3 PM पर रहेगी ये क्लास, ठीक है। हाँ जी, तो दिख रहा होगा आप लोगों को। कहोगे तो मैं चतुष्कोणीय मेहराब का मतलब मैं आपको समझा देती हूं। मैं ये दिखाना चाह रही थी, ये देखो, ये थोड़ा सा डार्क है, ये देखो एक ये एंगल है 1, फिर आपका ये, ओहो, और फिर ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो इसको चतुष्कोणीय मेहराब कहते थे, ठीक है। और अकबर के समय में ही ये हुमायूं का मकबरा बना था। मैं गई थी, मैं इस मकबरे को जब मैंने देखा, दिल्ली में रहते हुए काफी समय हो गया है मुझे, दिल्ली एनसीआर में रहते हुए, लेकिन पता नहीं कैसे हुमायूं टॉम्ब नहीं देख पाई थी मैं। और हुमायूं टॉम्ब में 2 साल पहले गई देखने, ठीक है, 2 साल पहले राखी के दिन में गई देखने। और ताजमहल मैं इसके पहले 3 बार देख चुकी थी। मुझे हुमायूं टॉम्ब ज्यादा अच्छा लगा, हुमायूं का मकबरा मुझे ताजमहल से भी खूबसूरत लगा, जो इसकी बनावट है। तो ताज की खूबसूरती उसके व्हाइट मार्बल की वजह से है, लेकिन जो बनावट इसकी है वो अद्भुत थी हुमायूं के मकबरे की। तो ये जो हुमायूं टॉम्ब है ये दिल्ली में है, और ये अकबर के समय बना, लेकिन अकबर की स्टेप मदर, ठीक है, अकबर की स्टेप मदर जो है गाजी बेगम ने इसको बनाया था। और ईरान, पर्शिया, ईरान जो आज ईरान ही कहते हैं, ईरान से आए थे इसके आर्किटेक्ट मिर्जा गियास बेग ने इसका डिजाइन तैयार किया था। तो ये चारबाग पद्धति का ये एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है। और जो आप लोगों को मैंने बताया था कि पानी बीचों बीच जो फाउंटेन बनाना, और इस तरह से बाग और ऊंचे प्लेटफॉर्म पर भवन का निर्माण, तो ये हुमायूं का मकबरा इसका जो है बेस्ट उदाहरण है, बेस्ट एग्जाम्पल है। और ये जो देख पा रहे हो ये पहला ऐसा टोम्ब है जो इतना शानदार, लोदियों ने शुरू किया था, दोहरा गुंबद पढ़ चुके हैं आप, डबल डूम लोदियों ने शुरू किया, सिकंदर लोदी ने शुरू किया, उसका सबसे खूबसूरत इस्तेमाल यहां पर हुआ है। इतना ऊंचा डोम कि जब आप उधर से गुजरते हो तो दूर से ये डोम दिखता है, ये गुंबद दिखता है। और यहां पर जो है लाल बलुआ पत्थर का बना है, इसमें सफेद संगमरमर की नक्काशी की गई है। और जो मैंने कल आप लोगों को 8 पैराडाइज बताया था, वो याद है आप लोगों को? 8 पैराडाइज, हस्तबेस्ट परंपरा। तो जो 8 पैराडाइज स्टाइल है, अष्टभुजी परंपरा, ये उसमें ही बना है। तो इसमें जो है ये एक सेंट्रली हॉल है, यहीं से आप घुसोगे और इस तरह से चारों तरफ से आप, इसमें 8 रूम्स हैं, 8 रूम्स और बीच में एक हॉल। और ये देखो, ये पूरा प्लेटफॉर्म है और इसके नीचे भी कमरे बने हुए हैं।
इसमें भी बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं, लोग रहते होंगे इसमें भी। और एक सीढ़ी बनी हुई है जिससे इधर साइड से, जिसे चढ़ के आप इस पर पहुंचते हो। तो यहां पर ये जो छत देख रहे हो ना आप, ये जो ये पूरी रेलिंग है, ये वाला जो लाइन देख रहे हो आप, ये पूरी रेलिंग है, ये वाली पूरी रेलिंग है, ये रेलिंग है। और ये रेलिंग भी उस समय पत्थर का ही रेलिंग, जालीदार ये लोग बनाया करते थे। इस पर ऐसे टिकना मना है कि टूट सकता है। और ये पूरा का पूरा छत है, ये जो साइड में आपको जगह दिख रहा है पूरा का पूरा छत है। और इसके पीछे भी छत है, और इसके साइड में बहुत सारी कब्र हैं। ये भी तो हुमायूं का ही कब्र है ना, तो इसके पीछे बहुत सारी कब्रें हैं। छोटी कब्रों को देख के लग रहा था कि वो बच्चे की कब्र होगी, बड़े कब्र को देख के लग रहा था। तो ऐसा होता था कि जब भी एक मकबरा बनता था तो फैमिली के बाकी लोगों को भी उसी में दफना दिया जाता था। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि 2019 में जो है दारा शिकोह की कब्र खोज रही थी एएसआई। और दारा शिकोह जिसको औरंगजेब ने मरवा दिया था और सिंध में वो मारा गया था। तो दारा शिकोह जो है उसका सिर काट लिया गया था, पर उसकी बॉडी दिल्ली में आई थी। और कहा जाता है कि हुमायूं के मकबरे में ही उसकी बॉडी को दफनाया गया है। तो फिलहाल तब तक कोरोना आ गया, कोविड आ गया, कुछ पता नहीं चला जब एएसआई ने ढूंढना शुरू किया कि एएसआई किस नतीजे पर पहुंची है। पर माना यही जा रहा है कि हुमायूं के मकबरे में ही, जो सोर्सेज जिससे पता लगाया गया है कि इसको दफनाया गया है। तो हुमायूं का मकबरा याद रखिएगा, गाजी बेगम ने बनवाया था, मिर्जा गियास बेग इसके आर्किटेक्ट हैं। और चारबाग पद्धति में बना हुआ मुगलों का ये पहला बिल्डिंग है। ठीक है, इसको थोड़ा सा झलक मिलेगा ताजमहल में इसका। आगरा का किला भी अकबर ने बनवाया। और जो है आप ये समझ लो कि आगरा का जो किला था, आगरा में ही रह के अकबर ने शासन किया। तो मुगलों ने लोदियों से लिया था। मुगलों ने भारत को किससे जीता था? लोदियों से। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा अपनी राजधानी बना दी थी। तो वो लोग आगरा में ही रहकर शासन करते थे। तो अकबर ने भी आगरा को ही बेस बनाया। और यहां पर उसने ये किला बनाया। सबसे पहले इस किले को उसने बनाया था। ये भी लाल किला ही है। एक बार मेरे से एक स्टूडेंट मिला जो आईईएस की तैयारी कर रहा था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की। आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। और वो आया मेरे से जीएस पढ़ने के लिए, स्पेशली हिस्ट्री पढ़ने के लिए। क्यों, क्या जरूरत पड़ी? उसको एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से लाल किला कहां है, और दिल्ली ऑप्शन में ही नहीं था। वो परेशान हो गया कि ये जो है लाल किला तो दिल्ली में ही है, दिल्ली ऑप्शन में ही नहीं है, और ऑप्शन में था आगरा। तो उसको ये नहीं पता था कि आगरा में भी लाल किला है। तो ये समझ लो, ये आगरा का लाल किला है। तो अकबर ने क्योंकि लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया था, तो ये भी जो है लाल किला ही है। और इसमें अकबर के 5000, अकबर का हर्रम इसी में था, जिसमें 5000 से ज्यादा महिलाएं थी। उसके पूरे फैमिली की, खानदान की सारी महिलाएं इस किले में रहा करती थी सुरक्षित। तो फिलहाल जो है बाद में इसकी अधिकांश संरचनाएं शाहजहां ने बनवाई। बाद में शाहजहां ने बनाई, लेकिन इस किले को अकबर ने ही बनवाया था और शासन काल में ही अपने बनवाया। फिर इसी में वो अपनी फैमिली को रखता था। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी के पहले तो आगरा के किले के कुछ प्रमुख भवन हैं, वो कौन कौन से हैं? तो इसमें जो है शाहजहां ने एक मोती मस्जिद इसमें बनाया है। शाहजहां ने जो लाल किला दिल्ली में बनवाया, उसमें भी एक मोती मस्जिद है। वो मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाया। और जो आगरा के किले का मोती मस्जिद है, उसको शाहजहां ने बनाया। तो ये हमेशा क्रॉस कनेक्शन याद रखिएगा आप लोग। और इसमें शाहजहां ने बाद में दीवाने आम बनाया, ये भी शाहजहां ने बनाया आगरे के किले में। और शाहजहां ने यहां पर दीवाने आम दीवाने खास ये दोनों शाहजहां ने बनाया। लेकिन इसमें जो जहांगीरी महल है उसको अकबर के समय में ही बना था। तो आगरा के किले में क्या क्या है?
मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, और फिर इसको शाहजहां ने बाद में बनवाया था। और इसमें एक जहांगीरी महल है जो अकबर ने बनवाया था। और ये जो जहांगीरी महल है ये राजपूत शैली में बना हुआ है, और इस पर ग्वालियर शैली की, जोधपुर शैली की इस पर बहुत मतलब प्रभाव इस पर देखा जाता है। तो राजपूत शैली का प्रभाव मिलता है जहांगीरी महल पर, और ये अकबर के समय बना। तो ये कुछ प्रमुख भवन है आगरा के किले का। इसमें एक शीश महल भी है, शीश महल, ठीक है, एक शीश महल भी है। ये देखिए, इसी को कहते हैं, इसी को शीश महल कहते हैं। और ये चारबाग शैली के अनुसार इसको बनाया गया था, चारबाग शैली के अनुसार इसको बनाया गया था। और यहां पर एक तुर्की स्नान घर था, ठीक है, जिसको शाही हम्माम कहा जाता था। लाल किला देखा है आप लोगों ने? लाल किला जब जाओगे देखने तो लाल किला में भी आपको शाही हम्माम मिलेगा, शाही हम्माम, जिसमें पानी का पूरा पानी ले जाने का और पानी को निकालने का इतनी समुचित व्यवस्था की गई है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतना बढ़िया अरेंजमेंट है कि आप लोगों को लगता है, देख के लगता है कि अरे ये कितना शानदार जीवन जीते थे ये लोग। स्विमिंग मतलब मॉडर्न स्विमिंग पूल की तरह वहां पर ये भी व्यवस्था थी। यहां पर एक आर्टिफिशियल एक पॉन्ड की तरह बना हुआ था, जिसे आप मॉडर्न स्विमिंग पूल कह सकते हैं। कपड़े बदलने का वहां पर जो निजी कक्ष बने हुए हैं, और जहां पर नहाती थी महिलाएं, शाही हमाम जहां पर लोग नहाते थे, उसमें बाहर से लोग नहीं देख सकते थे। बहुत मतलब बहुत अच्छी तरह से उसमें जो है, तो ये एक तरह से ये था, इनका क्या था, ये शाही हमाम उसको कहते थे, बाथरूम को। एक तो अब वो बाथ एरिया था, ये पूरा का पूरा बाथ एरिया था, और उसी को हम लोग कहते हैं। तो अब फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं। फतेहपुर सीकरी जो है, बार बार क्वेश्चन आता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को क्यों चुना, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को क्यों चुना अपनी राजधानी के लिए। आपको कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्यों चुना? एक तो फतेहपुर सीकरी राजस्थान के राजपूतों को जीतना था, और फतेहपुर सीकरी रास्ते में था, फतेहपुर सीकरी रास्ते में था। और दूसरा, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती रहते थे, जिनके आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुआ था। तो उस जगह पर अकबर की बहुत आस्था थी, बहुत आस्था थी उस जगह पर। तो वहां पर जो है अकबर ने मतलब फतेहपुर सीकरी, जो कि एक वीरान, एक पहाड़ी था, एक एरिया, पहाड़ी एरिया था, उसको चुना। और पहाड़ी पर एक तरह से पहाड़ी पर निर्माण हुआ है पूरा फतेहपुर सीकरी का, ठीक है। तो वहां पर फतेहपुर सीकरी के जो मुख्य मुख्य भवन है, तो सबसे पहले बात करते हैं नितिन सिंघानिया जी बुलंद दरवाजे की। तो बुलंद दरवाजा जो है, ये 1576 में 1576 यहां पर देखो, वहां पर गुजरात पर जो है 2 बार आक्रमण किया था अकबर ने गुजरात पर 2 बार आक्रमण किया था। और ये मतलब ये एक माना जाता है कि ये मतलब उस समय के सबसे तेज, इतिहास के सबसे तेज आक्रमणों में से था ये, सबसे तेज आक्रमणों में से था ये। और उसमें जो अकबर ने दूसरी बार जब जीता था, एक बार पहले जीता था, और उसके बाद जब उसने दूसरी बार जीता था अकबर ने, तब इसको बनवाया था, उसके बाद तब बनवाया था। बस एक सेकेंड मुझे दीजिए, यहां पर वायर फंस गया है। बस 1 मिनट और दीजिए, यहां पर एकदम ये वायर फंस गया है माइक का, और निकल नहीं रहा है।
हाँ जी, हाँ, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, मैं आप लोगों को बता रही थी क्या बात कर रहे थे, हाँ, हम लोग बुलंद दरवाजे की बात कर रहे थे। बुलंद दरवाजे की हम लोग बात कर रहे थे कि बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनाया था। तो यहां पर ये जो डेट है, ये डेट गलत है, ठीक है, ये हो जाएगा ये 1571। 1576 तो हल्दी घाटी वाली लड़ाई है। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, जिसको राणा प्रताप और अकबर के बीच। तो ये कंटेंट टीम से होगा। बुक पर मैंने ध्यान नहीं दिया, कंटेंट टीम ने इसको बनाया है, तो आप लोग अपने बुक में भी चेक कर लीजिएगा इसको, अगर बुक में होगा तो वहां पर भी करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये 1571 में, 1570 में फैसला लिया था अकबर ने, और वो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने का, और ये 1571 में उसने, कहते हैं कि उस समय के इतिहास का सबसे तेज आक्रमण था, ठीक है, उस समय के इतिहास का सबसे ये तेज आक्रमण था, ठीक है। और उसी के उपलक्ष्य में, उसी के विजयोत्सव में उन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया था। और ये जो बुलंद दरवाजा देखोगे, ये देखो, ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां हैं, इतनी सीढ़ी चढ़ के जाओगे तब यहां पर आप पहुंचते हो, इतनी सीढ़ी चढ़ने के बाद। और ये जो है, ये भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर। और ये मतलब 40 मीटर ऊंचा, 40 मीटर ऊंची ये भव्य संरचना है। अगर इसको फिट में, अगर हम लोग इसको फिट में बात करते हैं तो 134 फीट, ठीक है, 134 फीट का है ये विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, हाईएस्ट गेटवे ऑफ द वर्ल्ड है ये। और इसको जो है, जो इसका स्टाइल है, इसको हम कहते हैं कि अर्ध गुंबदीय, ये ईरानी शैली में बना है, ठीक है, ये पर्शियन शैली में बना है। क्या कह रहे हैं निर्मल, वहां पर भी नहीं, ये उनका गुजरात जो है, जो गुजरात विजय है वो 1571 है, 1576 नहीं है, 1571 है, ठीक है। मुझे अच्छी तरह से ये याद है। और फिर भी आप लोग एक क्रॉस चेक कीजिएगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री भी आप लोगों को मैं पढ़ाती हूं, और कई बार मैंने जो है गुजरात विजय के बारे में पढ़ा है। तो ये विश्व का सबसे, ठीक है, विश्व का सबसे जो है ऊंचा प्रवेश द्वार है। ऐसे मीटर में देखोगे तो इसकी ऊंचाई 40 मीटर है, और उसी हिसाब से आप फीट निकाल सकते हैं, इसका 134 फीट के आसपास से बैठता है। तो ये ईरानी शैली से प्रभावित है, और अर्ध गुंबदीय, जैसे पूरा गुंबद तो ऐसे होता है ना, और ये अगर इसको हाफ कर दिया जाए तो ये हाफ बना हुआ है। अगर दूर से आप देखोगे तो ये एक अर्ध गुंबदीय आपको मिलता है। मैं यहां पर गई हूं, यहां पर बैठ के मैं फोटो खिंचवा चुकी हूं, और ये ऊंचा इसीलिए है क्योंकि ये सीढ़ियों के ऊपर बना है। तो इसका जैसे पूरा का पूरा मैं आप लोगों को बाउंड्री दिखाती हूं, ये टॉप व्यू है, ये जो आप लोग देख रहे हो ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है। और ये आप देखो, ये पूरी की पूरी ये बाउंड्री है, ये पूरा छत बना है, चौड़ा सा छत, इस पर चढ़ने दे रहे थे वो, उस समय इसके भीतर से एक सीढ़ी गया था जो इस पर जा रहा था। तो ये पूरी की पूरी आप देख रहे हो ना, ऐसे ये पूरी की पूरी ये बाउंड्री है। और ये डोर एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक पीछे भी है ये डोर, ठीक है। और ये वाला जो डोर है, ये यहाँ पर ये वाला जो है ये काफी ऊंचा है, और इसके भीतर से जब आप इसके भीतर घुसते हो तो इसी के बाउंड्री में, मतलब इसी के कैंपस में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, इसी कैंपस में। तो इसका याद रखिएगा, ये अर्ध गुंबदीय शैली में बना है, ईरानी पर्शियन स्टाइल से प्रेरित है ये। और ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनाया था, ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और यहां पर इसी के, मैंने आपको बताया कि इसी के बाउंड्री में जब आप इसके भीतर घुसोगे, इसके भीतर अभी इससे छुपा हुआ है, ठीक इसके पीछे ये शेख सलीम चिश्ती का टॉम्ब है। और ये जो आप देख रहे हो ना, इसके पीछे बहुत सा एक ऐसी गैलरी जाती है, उसमें बहुत सारी छोटी बड़ी कब्रें हैं,
खूब कब्रें हैं यहाँ पर, आपको ऐसे ऐसे पैर बचा के चलना पड़ता है जब यहाँ पर जाओगे। तो देखो कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा है कि आप जब कहीं घूम के आते हो, जब आप कहीं घूम के आते हो तो एक एक चीज को आप बता पाते हो। तो इसका जो निर्माण 1581 में करवाया था और ये सफेद संगमरमर में जाली का काम किया गया है। तो आपने तो, मैंने आपको बताया कि अकबर के काल में लाल बलुआ पत्थर से सारे निर्माण हुए, तो इसमें सफेद संगमरमर का काम कैसे हो गया? तो अकबर ने लाल बलुआ पत्थर से ही बनाया था, इस पर सफेद संगमरमर का काम जहांगीर ने करवाया था। तो सफेद संगमरमर का इस्तेमाल जहांगीर के समय शुरू होता है। सफेद संगमरमर का इस्तेमाल अकबर के समय में भी हुआ है, लेकिन वो एक तरह से लाल बलुआ पत्थरों में नक्काशी के लिए सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया जाता था, व्हाइट मार्बल का। लेकिन कंप्लीट बिल्डिंग व्हाइट मार्बल से ये जहांगीर के समय शुरू हुई थी और ये इस पर व्हाइट मार्बल जहांगीर ने लगवाया था और इसमें खूब जाली का काम किया गया। पूरी ये चारों तरफ से इसका दीवार देखोगे तो जाली का काम किया गया है। और ये जो स्टाइल देख रहे हो ना, ये वाला जो स्टाइल, और फिर आगे को ऐसे निकला हुआ और फिर ऐसे, ये वाला जो स्टाइल है, ये इसको हम कहते हैं गुजराती। ये गुजराती शैली है। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा पूरी तरह से गुजराती शैली में बना हुआ है। इंडो इस्लामिक है। इंडो इस्लामिक में अगर इंडो बात करते हैं तो ये पूरा गुजराती स्टाइल से बना हुआ है, लेकिन जाली का काम जाहिर है कि इस्लामिक है। तो इस तरह से, तो इस 1606 में जहांगीर ने इस पर सफेद संगमरमर लगाया था और इसकी दीवारों पर वही सुलेखन, अरबी भाषा में आयतें, कुरान की आयतें इसकी दीवारों पर लिखी गई हैं। इसका मैं बड़ा सा आपको दिखाती हूं। ये जब देखोगे, ये देखो इस तरह के जाली का काम इसमें किया गया है ऐसे। इसके सामने एक पॉन्ड है, तो खूब महीन जाली का काम किया गया है। ठीक है। तो ये शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत जिनसे अकबर बहुत प्रभावित रहता था, और जब अकबर को उत्तराधिकारी सक्सेसर नहीं मिल रहा था तो इनके आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुआ था। इसीलिए अकबर ने जहांगीर का बचपन में नाम भी सलीम रखा था और अकबर सलीम को प्यार से शेखू बाबा के नाम से पुकारता था। वो सलीम चिश्ती का ही ये प्रभाव था पूरा। ठीक है। अब ये है पंचमहल। ये जो आप देख रहे हैं ये पंचमहल है। 1 2 3 4 5 स्टोरी। इसमें कहीं दीवार नहीं है, कहीं पर भी दीवार नहीं है, सिर्फ पिलर्स हैं। आप देख पा रहे हो, सिर्फ पिलर्स। क्यों बनाया गया? तो ये हवाखोरी के लिए बनाया गया। ठीक है। इसको फारसी में बदगीर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बदगीर। तो ये बदगीर क्या होता है? बदगीर का मतलब होता है विंड कैचर। हवा खूब हवा को कैच कर सके। तो गर्मी, भाई वो पहाड़ी एरिया है पूरा फतेहपुर सीकरी, पहाड़ पर बना हुआ थोड़ा सा रूखा सा वो जगह है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो वहां पर जब आप जाते हो तो भाई जाहिर है कि गर्मी लगेगी, तो हवा खाने के लिए तो वो अपनी रानियों के साथ अकबर इस पर हवा खाया करते थे। यानी जब हवा की जरूरत पड़ती थी तो वो जाकर बैठते। तो दीवार क्या करता है? हवा को रोकता है। पर ये जो पिलर्स पे बेस जो ये बना हुआ है और जो ये पत्थर से बना है, तो ये क्या करता था? पिलर्स को ऐसे बनाया गया है कि हीट को बाहर ही रखे, धूप मतलब भीतर ना आए और सिर्फ हवा आए, इस तरह से। तो ये पंचमहल है। इसी के ठीक पीछे बिरबल महल है। बिरबल महल भी बनाया था, यहीं पर अकबर ने बिरबल महल भी बनाया। तो बदगीर याद रखिएगा कि फारसी में बदगीर किसको कहते हैं? तो बदगीर का मतलब विंड कैचर। ठीक है। हवा को कैच करने के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया। पूरी बिल्डिंग नजदीक से देखिए ऐसे है। मैंने वो जो दिखाया वो उसका फ्रंट साइड था। ये जो देख रहे हो आप, इसका फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। मतलब इधर जो लोग देख रहे हैं ना, ये उसका फ्रंट है। पचीसी महल वगैरह, इबादत खाना, एक बीचों बीच एक बड़ा सा आंगन है, बीचों बीच एक बड़ा सा आंगन जैसा दिखेगा और किनारे किनारे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो मैं इस पे चढ़ी थी, मैं गई थी इस पर जो है, ये नीचे भी गई थी, मैं थोड़ा ऊपर भी गई थी, इसके ऊपर नहीं गई थी, बस यहीं तक, मना था उसके ऊपर जाना।
तो इस पे भी देखिए रेलिंग लगी हुई है, पत्थर की ये रेलिंग है, और ये पूरा का पूरा ये बाउंड्री ऐसे पूरा आगे तक जाता है, ये आगे तक जाता है, ये चारों तरफ ऐसे बना हुआ है। यहीं पर आगे जाओगे तो इबादत खाना है, दीवाने आम है, यहीं पर इधर आगे आप जाओगे तो, और इसके ठीक उस तरफ बिरबल महल है। तो देखो ये आज भी मेंटेन्ड है, ASI इसको अच्छे से मेंटेन करके रखी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको मेंटेन कर रही है इसको। तो ये जो है आप लोगों का पंचमहल है, शानदार जीवन जीते थे ये, ठीक है। और अब बात करते हैं जोधाबाई के महल की, ठीक है, जोधाबाई महल। तो जोधाबाई का महल, जोधाबाई मरियम उज जमानी थी। तो मरियम उज जमानी का मतलब क्या होता है? मरियम उज जमानी, तो मरियम उज जमानी एक उपाधि थी, मरियम उज जमानी एक उपाधि थी। ये उपाधि उसको मिलता था, ये टाइटल, जो सक्सेसर को पैदा करती थी। वो रानी जो सक्सेसर को पैदा करती थी उसको मरियम उज जमानी कहा जाता था। तो जोधाबाई ने क्योंकि सलीम को पैदा किया था, तो जोधाबाई के पहले हमीदा बानो बेगम को, ठीक है, जोधाबाई के पहले हमीदा बानो बेगम को ये टाइटल मिला था, और जोधाबाई के जब उनके बाद अकबर के बाद सक्सेसर जहांगीर होने वाला था, तो फिर ये टाइटल जोधाबाई को मिला। तो ये एक टाइटल था, ऐसा नहीं था कि जोधाबाई का नाम था मरियम उज जमानी, ये एक टाइटल था, ये हमेशा उसको मिलता था जो सक्सेसर पैदा करती थी, जो रानी। तो सक्सेसर पैदा करना, उत्तराधिकारी, साम्राज्य का उत्तराधिकारी पैदा करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी औरतों के लिए। तो यहां पर जो है, क्योंकि वो एक हिंदू रानी थी, तो इसको पूरी तरह हिंदू स्टाइल में बनाया गया है। 2 मंजिला है, ये भी बीचों बीच बड़ा सा आंगन है और चारों तरफ कमरे हैं, और ये 2 मंजिला है, ये 2 मंजिला है। तो जो ये पिलर्स देख रहे हो, ये जो पिलर देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ये भारतीय शैली है, ये भारतीय शैली का ये पिलर है। तो इस तरह के पिलर शुरू से ही, ये मतलब जैसे गुजरात में ऐसे पिलर्स बनते रहे हैं, ऐसे पिलर्स गुजरात में बनते रहे हैं, राजस्थान के महलों में भी ऐसे पिलर्स दिखते हैं। इसके कोने में फूलों का डिजाइन बनाया गया है, फूल पत्तियों से कोने को सजाया गया है। इसके भीतर एक छोटा सा मंदिर भी है। कृष्ण की भक्त थी ना जोधाबाई, कृष्ण की भक्त थी। नमस्ते, जितने लोग भी अभी जुड़े हैं सबको हेलो। तो ये वहां पर जो है बीचों बीच तुलसी का चौरा है, तुलसी का चौरा समझते हैं ना, जहां तुलसी का पौधा लगाया जाता है, बीचों बीच है ये। और घुसने, ये मैंने भीतर का दिखाया आपको, ये जो आप देख रहे हो ये बैक, अंदर जब घुसोगे तब का है। बाहर से ये महल ऐसा दिखता है, यहीं से आपको एंटर करना है। तो बाहर से ये महल ऐसे दिखता है, तो आप देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा ये राजपूत शैली है। ये जो इस तरह के ये ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे झरोखे आपको राजस्थान के किले में मिलते हैं, तो ये राजपूत शैली है ये। तो इसी शैली में जोधाबाई का महल बना है, क्योंकि ये जोधाबाई एक हिंदू रानी थी, ठीक है। यहीं पर इबादत खाने का निर्माण, तो वो जो बाउंड्री आप पंचमहल में देख रहे थे, वो बाउंड्री यहां तक चला आया है, और यहां पर जो है इबादत खाना। तो अकबर ने 1575 में, 1575 में अकबर ने मजहर की घोषणा की थी। इबादत खाना बनवाया था अकबर ने, और इबादत खाने में वो सभी धर्म के लोगों को बुलाकर वो डिस्कशन करते थे, सारे हर धर्म के, बौद्ध धर्म छोड़कर जैन धर्म, ईसाई धर्म, ठीक है, हिंदू धर्म, इन सभी को बुलाया था अकबर ने। जेसुइट पादरी उस समय पुर्तगाली थे गोवा में, उनको वहां से मिशन, 2 बार मिशन भेजा था बुलाने के लिए। तो मोंसेरात वगैरह आए थे। तो यहां पर अकबर सभी धर्मों के बारे में अकबर ने सुना, और इस नतीजे पर पहुंचा कि सभी धर्म अपने धर्म को अच्छा और दूसरे धर्म को खराब बताते हैं। पारसी धर्म के लोगों को भी बुलाया था, ठीक है। तो यहां पर इसलिए अकबर ने सुलह कुल की नीति इसी इबादत खाने में सबका सुन के इस निष्कर्ष पर, इस कंक्लूजन पर अकबर पहुंचा था कि एक ऐसा धर्म होना चाहिए जहां सभी धर्मों में सुलह हो। सुलह कुल की नीति पर अकबर पहुंचा था, और इस
डिसीजन पर, इस कॉन्क्लूजन पर पहुंचा था कि सभी धर्म एक ही बात करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से करते हैं, और जो कट्टरपंथी लोग, जो उसमें कंजर्वेटिव लोग होते हैं, वो अपने धर्म को अच्छा कहते हैं, दूसरे धर्म को खराब। तो अकबर महान इसीलिए कहा जाता है। तो इबादत खाने का निर्माण भी, वहां पर इबादत खाना भी है। 1575 में अकबर ने जो है इबादत खाने का निर्माण कराया था, वहां पे चर्चा की थी और एक अनाउंसमेंट, एक घोषणा अकबर ने की थी कि धर्म के मामले में अब वो उलेमा वर्ग का नहीं सुनेगा, अब खुद फैसले लेगा। तो उसको मजहर कहा गया था। यहीं पर 25 ही आंगन है। तो जितनी बिल्डिंग्स मैं दिखा रही हूं ना आपको, वो सब बिल्डिंग्स इसके किनारे किनारे बने हुए हैं। जितनी बिल्डिंग्स अभी मैंने दिखाई, बीचों बीच ये ऐसे बड़ा सा आंगन है और फवारा भी है। जहां पे भी आपको मुगल बिल्डिंग मिलेगा तो आपको पानी का सोर्स वहां पर जरूर मिलेगा। तो यहीं पर एक बड़ा सा एकदम आंगन है, उसके चारों तरफ ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और उसमें पानी का भी सोर्स है, एक छोटा सा एक पॉन्ड भी है और ये साफ साफ दिखता है। तो आपको ये दिख रहा है ना, शतरंज की बिशात की तरह दिख रहा होगा आपको। देखो, शतरंज की बिशात की तरह ये दिख रहा है, ये आप लोगों को ऐसे गया है, ये पूरा ऐसे गया है और फिर ये जो है ये ऐसे आया है। ये प्लस, इसमें पूरा प्लस की तरह है। ये मेरे आपको टेढ़ा दिख रहा होगा। ये ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा। तो अकबर यहीं पर शतरंज खेलता था। इसको 25 आंगन कहा जाता है, 25 आंगन। तो आपने फिल्मों में देखा है ना, जोधा अकबर सीरियल देखा है आप लोगों ने? दूरदर्शन पर आता था, मैं देखती थी उस सीरियल को। एक तो उसमें जो अकबर और जोधा का जिन्होंने रोल किया था, रोल भी बहुत अच्छा किया था और थोड़ा ऐतिहासिक सीरियल था, इसलिए मैं देखती थी। तो उसमें दिखाया है इस चीज को। और जो 25 आंगन में इतने बड़े शतरंज के बिसात में गोटियां कैसी होती होंगी? अभी आपके दिमाग में एक नेचुरल क्वेश्चन होगा कि इतना बड़ा शतरंज का ये बिसात है, गोटियां कैसी होती होंगी? तो इसमें जो होते थे वो मनुष्य होते थे, इंसान होते थे, तो इंसान बनते थे और वो राजा बस कहता था कि अपनी चाल बोलता था कि तुम चल के यहां पर आओ, तो वो ऐसे चल के आ जाता था। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग यहां पर खेला करते थे। ये अभी भी ऐसे ही मौजूद है, ये। और यही इसी कैंपस में पंचमहल भी है, इसी कैंपस में बीरबल महल है, इसी कैंपस में इबादत खाना है, इसी कैंपस में दीवाने आम है, इसी कैंपस में। ठीक है, और ये हिरन मीनार है, ये भी फतेहपुर सिकरी में है। हिरन मीनार, इसे हिरन मीनार कहते हैं। अकबर का एक हाथी था, चहेता हाथी, जिसका नाम था हिरन। जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी मेमोरी में इस स्तंभ को, इस पिलर को अकबर ने बनवाया और उस समय ये यात्रियों के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता था। तो आपको पता है ना कि पहले जो है लोग जर्नी जब करते थे तो इस तरह के प्रकाश स्तंभ हुआ करते थे, लाइट हाउसेज हुआ करते थे और लाइट हाउसेज को देख के वो अंदाजा लगाते थे कि अभी वो कितनी दूरी पर हैं और कितनी दूर और चलना है। तो ये लाइट हाउस था एक, और इसकी विशेषता क्या है कि ये जो देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना निकला हुआ है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ऐसे हाथी के दांत की तरह इसमें जो है नुकीले पत्थर निकाले गए हैं, क्योंकि ये हिरन मीनार है और हिरन जो है अकबर का हाथी था। ठीक है, तो इसमें जो है ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये पत्थर के दांत, हाथी के दांत की तरह इसमें से ये पत्थर के वो नुकीले दांत की तरह निकाला गया है, ताकि पता चले कि हाँ ये हाथ मतलब उसके मेमोरी में है। ठीक है, तो हिरन मीनार है ये। तो हिरन मीनार कहां पर है? आपको पूछा जाएगा हिरन मीनार निम्नलिखित में से हिरन मीनार क्या है? तो हिरन मीनार क्या है? ये एक लाइट हाउस है और ये अकबर ने इसको बनाया था। और ये कहां पर है? तो ये फतेहपुर सिकरी में है। आपको फतेहपुर सिकरी के बारे में लिखने को मिलेगा, तो फतेहपुर सिकरी के सभी बिल्डिंग्स को लिखना होगा आपको कि फतेहपुर सिकरी में कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं। ठीक है,
अकबर ने वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर भी बनवाया था। अकबर ने वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर भी बनवाया था। ये देखो, ये गोविंद देव का मंदिर है, ये आज भी है, एकदम एक्चुअल पिक है, ये एकदम एक्चुअल पिक है। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष स्वभाव का था, धर्मनिरपेक्ष स्वभाव का था अकबर, और अकबर जानता था कि वृंदावन कृष्ण की नगरी है और यहां पर हिंदू जो है उनकी बहुत आस्था है। खुद जोधाबाई कृष्ण की भक्त थी। तो अकबर के समय में ही ये गोविंद देव का मंदिर बना है और बहुत खूबसूरत मंदिर है। इस पर पूरा का पूरा राजपूती शैली का इसका आपको प्रभाव इस बिल्डिंग पर दिखेगा। तो वृंदावन का गोविंद देव का मंदिर किसने बनवाया है? तो वृंदावन का गोविंद देव का मंदिर अकबर ने बनाया है। तो इस बिल्डिंग को आप लोग याद रखिएगा। देखिए बहुत खूबसूरत है, ये आज भी देखिए, ये एक्चुअल पिक है। यहां पर लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, देख पा रहे हो आप। अब बात करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर जो कि अकबर का सक्सेसर था। जहांगीर का पीरियड रहा 1605 से लेकर 1627 जहांगीर का पीरियड रहा। और यही शेखू बाबा थे, यही सलीम थे जब गद्दी पर बैठे, तो जहांगीर के नाम से जाने गए ये। तो जहांगीर के समय आर्किटेक्चर का कम विकास होता है, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट कम होता है, क्योंकि जो जहांगीर है, जहांगीर को बाकी सारे दूसरे आर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट था, स्पेशली पेंटिंग। तो 2019 में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा पेंटिंग का डेवलपमेंट या पोर्ट्रेट पेंटिंग का किसके समय में शुरू हुआ? तो ये जहांगीर के समय में शुरू हुआ था। तो जहांगीर के समय में आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट कम हुआ, अकबर के समय इतनी बिल्डिंग्स बनी। अभी तो इसमें बहुत कम नितिन सिंघानिया जी ने बाकी नेम्स नहीं डाले। इलाहाबाद का नाम अभी प्रयाग पड़ गया है, उसका नाम अल्लाहाबाद रखा था। इलाहाबाद इंग्लिश में अल्लाहाबाद ही लिखते थे। वहां पर अल्लाहाबाद का एक किला बनाया था अकबर ने और उसका नाम इलाहाबाद रख दिया था, तब से वो इलाहाबाद कहलाता था, नहीं तो उसका प्राचीन नाम प्रयाग ही था। इसी तरह अकबर ने लाहौर का भी किला बनाया था, लाहौर में भी एक किला बनवाया था। आपको पता है कि अकबर जो है 1581 में उधर चला गया था, क्योंकि वहां पर काबुल में जो मध्य एशियाई राजनीति काफी डिस्टर्ब हो गई थी, तो वो चला गया था। तो लाहौर का किला बनाया था। तो अकबर ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई। पर जब हम जहांगीर के समय आते हैं तो जहांगीर को नेचुरल ब्यूटी में बहुत इंटरेस्ट था जहांगीर को। और जहांगीर जो है एकदम पशु पक्षी पेड़ पौधे, जो प्रकृति प्रेमी था, वो नेचर लवर था जहांगीर। और वो इसलिए वो नेचर को पेंटिंग्स में नेचर को तो आप बिल्डिंग में नहीं कैद कर सकते, नेचर को आप पेंटिंग में कैद कर सकते हैं, तो वो पेंटिंग्स बनवाता था। तो जहांगीर के टाइम पे मतलब पेंटिंग का गोल्डन पीरियड माना जाता है। मुगल पीरियड में कला के सभी रूपों का विकास हुआ, सभी जितने आर्ट के डिफरेंट फॉर्म्स थे सबका डेवलपमेंट हुआ। और उसमें जो है पेंटिंग का जो गोल्डन पीरियड है वो जहांगीर का माना जाता है। और आर्किटेक्चर का शाहजहां का माना जाता है। शाहजहां का, क्योंकि शाहजहां के समय अकबर ने बिल्डिंग्स बनाए, लेकिन शाहजहां ने भव्य एकदम मतलब गॉडी बिल्डिंग्स बनाए, एक आलीशान, ठीक है, आलीशान भवन बनाए। उसने सफेद संगमरमर का इस्तेमाल अपने आप में एकदम मतलब बड़े बड़े बनाए। इसलिए जो है शाहजहां के समय को आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड माना जाता है। तो शाहजहां के समय वास्तुकला का स्वर्णकाल था, जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्णकाल था। पर फिर भी इसके शासनकाल में जो कुछ बना उस पर एक बार बात करते हैं। तो इसने, क्योंकि ये नेचर लवर था, प्रकृति प्रेमी था, तो इसने बहुत सारे बाग बनवाए। तो कश्मीर में जो शालीमार बाग है, शालीमार बाग, निशात बाग, कश्मीर में इसने बाग बनवाए, आज भी है। मैं गई थी जब श्रीनगर में गई थी, तो मैंने श्रीनगर में शालीमार बाग गार्डन देखा था। शालीमार गार्डन, निशात गार्डन, मुगल गार्डन है वहां पर, एक मुगल गार्डन आपके राष्ट्रपति भवन में भी है, तो मैंने देखा था उसको। तो लाहौर में इसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। और ये जो आप देख रहे हैं ये सिकंदरा, आगरा में ही एक एरिया है जिसको हम सिकंदरा कहते हैं। तो सिकंदरा में इसने अकबर के मकबरे का निर्माण कराया। तो ये एंट्रेंस है, ये अकबर ने शुरू कर दी थी अपने समय, लेकिन इसको कंप्लीट जहांगीर ने किया था।
तो पूरा जो है अकबर ने सिर्फ और सिर्फ अपने जहां पर उसको दफनाया जाएगा, कहां पर, उस जगह को चुना था अकबर ने। और उसने भीतर बोला था कि कोई नक्काशी नहीं की जाएगी, कोई डेकोरेशन नहीं किया जाएगा। तो अकबर की कब्र को जहां पर दफनाया गया है, एकदम सिंपल प्लेन सादा दीवारें हैं, एकदम सादा दीवारें, वहां पर कुछ भी नहीं है। तो अकबर क्योंकि भीतर से बहुत जैसे बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीने वाला एक सामान्य व्यक्ति था अंदर से, भले ही वो बादशाह था, तो एक सिंपल पर्सन था, सोबर पर्सन था। तो उसने कहा था कि मुझे जहां दफनाया जाएगा वहां पर मुझे कोई भी इस तरह का फॉर्मेलिटी, औपचारिकता नहीं चाहिए, किसी भी तरह का बनावट नहीं चाहिए मुझे, इसने कहा। तो ये अकबर के उसको दर्शाता है। पर उसके आगे ये गेटवे जोड़ा जहांगीर ने, फिर गेटवे के बाद आगे वहां पर कुछ उसने नक्काशियां करवाई। तो अभी ये मैं एंट्रेंस दिखा रही हूं आपको, ये जो देख रहे हो ना, ये जो आप लोग देख रहे हो, ये देखो, यहीं से आप घुसते हो, ये सीढ़ी चढ़ोगे तो ये एक छोटा सा गेटवे है। मैंने इसमें खड़े होकर फोटो खिंचवाया था। तो ये एक छोटा सा गेटवे है। जब इस गेट से भीतर घुस जाओगे तो फिर आपको ये गेट मिलेगा। तो ये देखो, ये रेड सैंडस्टोन है। रेड सैंडस्टोन में व्हाइट संगमरमर से, व्हाइट मार्बल से ये नक्काशी की गई है। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत खूबसूरत है ये। इसके ऊपर उसने मीनार भी बनाया है, 2 छतरियां हैं और ये मीनार है। तो ये रेड सैंडस्टोन में व्हाइट मार्बल की नक्काशी की गई है। इसमें जैसे पित्रादुरा में सफेद व्हाइट मार्बल में कलरफुल स्टोन से किया गया, और यहां पर रेड सैंडस्टोन में व्हाइट मार्बल से किया गया है, यानी लाल बलुआ पत्थर में सफेद संगमरमर की नक्काशी। बहुत खूबसूरत लगता है, जब आप जाओगे तो मतलब शानदार लगेगा आपको, ये शानदार लगता है ये। तो जब इसके भीतर आप घुस जाओगे तो भीतर घुसने के बाद आपको ये कैंपस मिलेगा। तो थोड़ा दूर चलना पड़ता है, मतलब मुझे लगता है कि कम से कम 500 मीटर आपको चलना होता है उससे घुस के, और जब चलकर आते हो तो आप यहां आते हो। तो ये आप देख पा रहे हो कि 1 2 3 4 5 5 मंजिला इसको शेप दिया था जहांगीर ने। सबसे ऊपर सिर्फ व्हाइट मार्बल है, और ये बाकी जो है 3 मंजिले इसकी मतलब बलुआ पत्थर से हैं। और ये जो भीतर है ये देख रहे हो, इसी के अंदर अकबर की कब्र है, इसके भीतर एकदम सादा। बाकी सारा जो है आगे ही है, ये आगे है, आगे है। तो इस पे उसने इस तरह राजपूती शैली वाली छतरियां बनवाई हैं गुंबदाकार, और इसको जो है 5 मंजिल का। और ये जो देख रहे हो ना, ये सब, इन सब में कब्रें हैं। इन सब के भीतर आपको सिर्फ ग्रेव्स दिखेंगी, अलग अलग ग्रेव्स दिखेंगी इन सब के भीतर आपको। मैंने आपको बताया था ना, यहां पर खड़े होकर, यहां आप भीतर जाओ और यहां पर खड़े होकर बोलोगे तो इधर आवाज सुनाई पड़ती है। तो कल मैंने आपको बताया था ना, गोल गुंबद जब मैं पढ़ा रही थी विस्परिंग गैलरी, तो मैंने यहां पर मैंने आजमाया था इस चीज को। मुझे वहां पर जो गाइड था उसने बोला, तो मैंने सोचा कि ट्राई किया जाए। तो जब मैंने ट्राई किया तो मुझे सच में इस तरफ यहां पर खड़े होके, इसके भीतर खड़े होके और यहां पे बोलो, और यहां पर सुनाई पड़ रहा था, बोलने पर सुनाई पड़ रहा था। तो ये भी 4 बाग पद्धति में बना है। ये इसके दोनों तरफ लैंडस्केप है पूरा। ये प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। जब आप घुसते हो 500 मीटर तो एक प्लेटफॉर्म पर चलकर आप यहां तक जाते हो, और दोनों तरफ पूरा लैंडस्केप है। लैंडस्केप समझ रहे हो ना आप? लैंडस्केप समझ रहे हो ना, जो मतलब जैसे आप गार्डन में लॉन देखते हो, तो वो बना हुआ है ये। तो ये शहादरा जो कि आगरा में एक एरिया है, वहीं पर ये अकबर का मकबरा है जिसे जहांगीर ने बनवाया। ठीक है। इसकी वाइफ नूरजहां ने भी काफी काम किया। नूरजहां एक ऐसी लेडी थी जिस पर आरोप लगता रहा है, जिसको ब्लेम किया जाता रहा है कि उसने जहांगीर को इन्फ्लुएंस किया, और एक एम्बिशियस लेडी थी, और उसने एक तरह से जहांगीर को के जगह खुद ही एक तरह से रूल करती थी वो। पर वो बहुत ही एक टेस्टफुल लेडी थी नूरजहां, और नूरजहां कई तरह का टैलेंट नूरजहां के भीतर था। तो नूरजहां ने आर्किटेक्चर में भी हाथ आजमाया,
और नूरजहां, आप जो पित्रादुरा जो पढ़ते हैं कि मुगल डिजाइन, मुगल आर्किटेक्चर का एक प्रोमिनेंट फीचर है पित्रादुरा। मुगल आर्किटेक्चर का मतलब मुगल वास्तुकला का एक मुख्य विशेषता है पित्रादुरा, एक प्रोमिनेंट फीचर है। वो उस पित्रादुरा को किसने इस्तेमाल किया? नूरजहां ने सबसे पहले इस्तेमाल किया। तो सफेद संगमरमर से बना हुआ, व्हाइट मार्बल से बना हुआ, कंप्लीट व्हाइट मार्बल से बना हुआ फर्स्ट बिल्डिंग जिसे नूरजहां ने बनाया, और इसी में पित्रादुरा का इस्तेमाल किया गया था। तो पित्रादुरा जो कि मैं आप लोगों को परसों पढ़ा चुकी हूं। पित्रादुरा का मतलब, जब इंडो इस्लामिक परसों के लेक्चर में जब हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के सारे फीचर्स की बात कर रहे थे, तो एक फीचर का मैंने पिक्चर भी दिखाया है। तो पित्रादुरा में क्या होता था? व्हाइट मार्बल में कलरफुल स्टोन्स का जो जड़ाऊ काम होता था, यानी उसमें जो है उसको जड़ा जाता था, रंगीन पत्थरों को सफेद संगमरमर में लगाया जाता था और डिजाइन्स बनाए जाते थे, उसको पित्रादुरा कहा गया। कई बार पूछा जा चुका है आप लोगों से। और ये इसमें पित्रादुरा का काम पहली बार नूरजहां ने कराया था, और इसके बाद ही फिर ताजमहल में इसका इस्तेमाल हुआ था। तो ये पूरा का पूरा जो है नजदीक से, ये एतमादुद्दौला का मकबरा है, नूरजहां के फादर। ठीक है, तो ये नूरजहां के फादर का टॉम्ब है। ये वही आगरा में ही है, ये आगरा में ही। ठीक है, और जहांगीर के मकबरे का निर्माण उसके बेटे शाहजहां ने कराया था। तो ये वैसे शाहजहां में आ जाएगा, पर मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है। ये जहांगीर का टॉम्ब है और लाहौर में है। आपको अगर ये पूछा जाएगा कि वो कौन कौन से मुगल बादशाह हैं, वो कौन कौन से मुगल एम्परर हैं जिनकी कब्र भारत के बाहर है, जिनकी ग्रेव भारत के बाहर है, तो एक तो आपको ये दिख रहा है, ये जहांगीर का है, लाहौर में है। ये जहांगीर का टॉम्ब है और ये लाहौर में है। और इसी तरह बाबर क्योंकि बाबर को अपने वतन से बहुत प्यार था, और बाबर ने खुद इच्छा जाहिर की थी कि उसको लास्ट में उसके ही वतन में ही दफनाया जाए, तो काबुल में। तो बाबर का जो टॉम्ब है वो काबुल में है। तो बाबर हो गया, जहांगीर हो गया, और एक है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जिनको अंग्रेजों ने देश निकाला दे दिया था, और रंगून की जेल में ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो वहीं पर उनकी कब्र रंगून में है, बहादुर शाह जफर की। तो ये 3 मुगल एम्परर्स हैं। ठीक है, ये 3 मुगल एम्परर्स हैं, बाबर, जहांगीर, बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल एम्परर थे बहादुर शाह, जिनकी ग्रेव, जिनका कब्र भारत से बाहर है। ठीक है, तो ये लाहौर में है, लाहौर में जहांगीर का टॉम्ब है। ये टॉप व्यू है। ये जो आपने देखा, ये भीतर का है। जब भीतर घुसेंगे कैंपस में, तो ये भीतर का व्यू है। अगर इसको बाहर से टॉप व्यू देखते हो तो ये ऐसा दिखता है, और उसके बिल्कुल भीतर जाओगे तो, क्योंकि जहांगीर बहुत शौकीन व्यक्ति था, तो बहुत जड़ाऊ काम किया गया है, बहुत ज्यादा नक्काशी है। देख पा रहे हो कितना ब्यूटीफुल है ये। तो यहां पर बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा है इस तरह का। अब शाहजहां की बात करते हैं, शाहजहां की। तो शाहजहां का जो पीरियड रहा, ये आपका 1627, ठीक है, 1627 से लेकर के ये 1652, ठीक है, ये 1652 तक रहा। मतलब 1648 में कैद कर दिया गया था एक तरह से, पर उत्तराधिकार की लड़ाई उड़ाई चलती रही थी। तो यहां पर जो है शाहजहां का जो टाइम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आर्किटेक्चर का जो है गोल्डन पीरियड। ठीक है, आर्किटेक्चर का ये गोल्डन पीरियड माना जाता है, शाहजहां का काल। और शाहजहां का गोल्डन पीरियड, देखो बिल्डिंग्स तो मतलब उसने भी बनाई। बिल्डिंग्स जो है मान लो कि अकबर के टाइम पर भी बनी, शाहजहां से कम नहीं बनी। फिर भी जो है, ये क्यों कहा जाता है कि ये स्वर्ण काल था। कुछ लोग तो मुगल काल का स्वर्ण काल कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड।
लेकिन बाद में पहुंचे इस नतीजे पर हिस्टोरियंस कि ये मुगल पीरियड का गोल्डन पीरियड नहीं था, ये मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड था। तो इनकी बिल्डिंग्स की क्या विशेषता रही, इनकी बिल्डिंग की क्या विशेषता रही, तो इसमें जैसे इन्होंने क्या किया कि ताजमहल की बाद में बात करेंगे। ताजमहल तो खैर 7 वंडर्स में है, ये भारत का ताज है, पर इन्होंने जो है इस समय भव्य बिल्डिंग्स बने, भव्य। ठीक है, ये जो है अर्जुमंद बानो, मुमताज महल को टाइटल दिया था, मुमताज महल को शाहजहां ने ये टाइटल दिया था। मुमताज महल का वास्तविक नाम, वन डे एग्जाम्स वगैरह दोगे तो आपसे पूछा जाएगा। तो मुमताज महल का रियल नाम जो था वो अर्जुमंद बानो था, अर्जुमंद बानो। अगर कभी नूरजहां का भी एक नाम याद रखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, मेहरुनिसा। नूरजहां का नाम था मेहरुनिसा, ठीक है, और मुमताज महल का नाम था अर्जुमंद बानो। तो अर्जुमंद बानो की याद में शाहजहां ने बनवाया था इसको। तो शाहजहां का गोल्डन पीरियड क्यों माना जाता है कि मुगल आर्किटेक्चर की जितने भी फीचर्स थे, जितनी भी विशेषताएं थी, वो सब के सब ताजमहल में मिलती हैं, सारी के सारे सब। मतलब सुलेखन भी मिलता है, पित्रदुरा भी मिलता है, आप लोगों का चारबाग शैली भी मिलता है। मतलब शाहजहां के समय सारा कुछ, मुगल परिसर में जो पानी का उपयोग किया जाता था, जो फव्वारे लगते थे, वो सारी विशेषताएं आपको यहां पर इस ताजमहल में दिखेंगी, सारी विशेषताएं इस ताजमहल के भीतर। ठीक है, तो ये जो ताज है, ये ताज ऐसे ही नहीं बना है, ये मतलब इसकी जो इसमें जाली का काम बहुत ही बेस्ट है। मैंने दिखाया था आप लोगों को। तो इसमें जाली का जो काम है, वो बहुत बेस्ट तरीके से इसमें किया गया है। और इसी तरह से आप ये समझ लो कि यहाँ पर जो है नक्काशी भी बहुत खूबसूरत की गई है। पित्रादुरा का काम, आप परसों का लेक्चर देखना, जो गेटवे मैंने ताजमहल का ही दिखाया था, पित्रादुरा का काम भी बहुत अच्छा किया गया है। इसमें पित्रादुरा का भी काम बहुत अच्छा किया गया है। इसी तरह से इसका लैंडस्केप भी बहुत खूबसूरत है। ताजमहल का लैंडस्केप भी उतना ही खूबसूरत है। तो ताजमहल का ये जो गुंबद देख रहे हो आप, ये गुंबद, ये एकदम मतलब आप ये समझ लो कि बहुत भव्य है ये। इसको तो पिक्चर को थोड़ा सा ऐसे कंप्रेस कर दिया गया है, तो आपको ऐसे लंबोतरा सा दिख रहा है, पर ये लंबोतरा नहीं है। ठीक है, ये लंबोतरा नहीं है, ये समझ लो कि ये मतलब काफी खूबसूरत है, ये काफी खूबसूरत है। और ये समझ लो कि यहाँ पर जब मतलब आप जाते हो तो आपको जाते ही सबसे पहले इसी पर आपकी निगाह जाती है। मतलब जब जैसे ही देखोगे तो आप देखते ही रह जाओगे आप। तो इसको जो है उस समय इसमें कितने पैसे लगे थे आप जानना चाहेंगे? मैं तो साइड हो गई थी कि आप लोग देख लो, मतलब पूरी तरह से। इसका एक्चुअली अलग से नहीं लगा पाई हूं मैं, नहीं अलग से नहीं लगा है ये, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए इसको। और ये समझ लो कि ये जो है भारत की पहचान है, ये भारत की पहचान है ये, ठीक है। और ये मतलब उस समय जो है 22 साल लगा था इसको बनाने में। ये मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूं। उस समय नहीं 35 लाख नहीं 22 लाख, उस समय 22 लाख लगा था इसमें, 22 लाख रुपए, सॉरी 22 साल लगा था, 9 करोड़ रुपए, 22 साल लगे थे इसको बनाने में, और 9 करोड़ रुपए, 9 करोड़ रुपीज, 9 करोड़ रुपए उस समय के लिए बहुत थे, बहुत बड़ा अमाउंट था उस समय के लिए। ठीक है, उस समय के लिए 9 करोड़ रुपए, आप समझ रहे हो, 9 करोड़ रुपया उस समय के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था। और उस्ताद अहमद लाहौरी इसके जो है वास्तुकार थे। ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूं, ये नितिन सिंघानिया जी ने इन सबको मेंशन नहीं किया है। ये छोटी छोटी चीजें नहीं पूछता है यूपीएससी, इसलिए उन्होंने इसको मेंशन नहीं किया होगा, पर आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने बता दिया। और आप लोग अगर स्टेट पीसीएस वगैरह दोगे तो वहां आप लोगों से ये सब पूछा जाता है वहां पर। ठीक है, तो इसमें जो है उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे, और
एक इसका मिस्त्री था। ईसा जो है मिस्त्री माना जाता है, और कुल 22 साल लगे थे इसको बन के तैयार होने में। बाद में जो है शाहजहां ने ये डिसाइड किया कि अब जो है हम वहां पर जाएंगे, हम अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लेकर जाएंगे। दिल्ली केंद्र में भी था, और दिल्ली जो शहर था वो पसंद भी था शाहजहां को। 1648 में बनकर ये तैयार हुआ था, 1648 में ये बनकर तैयार हुआ था, और इसका नाम रखा था शाहजहां ने शाहजहानाबाद। इसका नाम रखा था शाहजहानाबाद, ठीक है। तो शाहजहानाबाद, इसमें ये इसको जो अंग्रेजों ने रेड फोर्ट कहा, तो ये अब रेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये इसमें जो है क्या क्या है, तो यहाँ पर इसके भीतर जब जाओगे तो दीवाने आम है, दीवाने खास है, शाही हमाम है, मोती मस्जिद है जिसे औरंगजेब ने बनवाया था। और बाकी दिल्ली में एक लाल किला के अलावा दिल्ली का जामा मस्जिद, लाहौर का शालीमार बाग और मयूर सिंहासन वहां पर दीवाने आम में रखा हुआ है। दीवाने आम में मयूर सिंहासन रखा हुआ है, इसी के भीतर, लाल किला के भीतर ही, ठीक है। तो ये देखो, ये दिल्ली का जामा मस्जिद है। अभी मैं कुछ दिन पहले जाकर होकर आई हूं, अभी कुछ ही दिन हुआ। अचानक कोविड में एकदम बोर हो गए थे, तो अपना मास्क पहन के और हुआ कि चला जाए, पर वहां जामा मस्जिद जाके लगा ही नहीं कि कोविड भी है। इतनी भीड़ थी कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। तो अभी हुआ है, मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने पहले, अभी वैक्सीन नहीं आई थी इंडिया में, तब मैं जाकर देख के आई। बहुत खूबसूरत है इसकी ये तीनों गुंबद, इतनी ब्यूटीफुल हैं। और मैं जब गई थी तो नमाज का टाइम हो रहा था। तो ये 2 मीनारें हैं, ये भीतर का दृश्य है, चारों तरफ बाउंड्री है, और इसमें एक जो गेटवे है वो सीधा लाल किला के सामने है, मतलब उसी गेट से शाहजहां आता था यहां पर नमाज पढ़ने के लिए। तो ये जहां पर भी अपना किला बनाते थे वहां पर जामी मस्जिद जरूर बनाते थे। और आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, जामा मस्जिद का मतलब होता है जहां पर लोग जमा होकर नमाज पढ़ें। तो ये पूरा का पूरा, जब ईद के दिन ये पूरा कैंपस भी भर जाता है, और इसके चारों तरफ जो बाउंड्री है वो भी, उस पर भी लोग बैठ जाते हैं। उस बाउंड्री पर चढ़ने की इजाजत थी। और लाहौर का ये शालीमार बाग है, लाहौर में शालीमार बाग उसने बनवाया था लाहौर में। और ये आपका मयूर सिंहासन है। तो मयूर सिंहासन का एक्चुअल पिक नहीं है, ये स्केच है, पर मयूर सिंहासन आप जाओगे तो अभी भी लाल किला में दीवाने आम में रखा हुआ है। तो क्लास 7th में जब आप मयूर सिंहासन पढ़ोगे तो मयूर सिंहासन में पित्रादुरा का काम किया गया है, सफेद संगमरमर से बना है, पित्रादुरा का काम किया गया है, और बहुत सारे इसमें हीरे जवाहरात लगे थे, और इसी में कोहिनूर हीरा, पित्रादुरा के साथ साथ उसने इसमें सोना और हीरे का भी जड़ाऊ काम करवाया था शाहजहां ने, और इसमें कोहिनूर हीरा भी लगवाया था। पढ़ा है आप लोगों ने क्लास 7 के एनसीईआरटी में कि इसमें जो है इसको शाहजहां ने उसको क्या कहते हैं, मक्का की तरफ की जो दिशा होती है उसको क्या कहते हैं, किबला। तो इसका मुख, अपने सिंहासन का मुख किबला की तरफ रखवाया है। ऐसे रखवाया है कि जब आप मतलब इस सिंहासन के सामने खड़े रहोगे तो आपका मुख किबला की तरफ होगा, यानी मक्का की तरफ। तो भारत से मक्का पश्चिम की तरफ है, तो किबला कहते हैं उसको। हमेशा जो नमाज अदा करते हैं मुस्लिम, वो पश्चिम की तरफ मुंह करके करते हैं, क्योंकि मक्का पश्चिम में है। तो यहां पर जो ईस्ट फेसिंग है, और आप जब ऐसे खड़े होगे तो आपका मुंह जो है पश्चिम की तरफ रहेगा, तो किबला की तरफ। तो इसमें जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ भारत पर मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1739 में, तो नादिर शाह मयूर सिंहासन के में से सारे ये सब निकाल कर, कहते मयूर सिंहासन ही उठा ले गया था। तो मयूर सिंहासन तो अभी भी है वहां पर। मुझे लगता है कि मयूर सिंहासन में जितने हीरे जवाहरात लगे थे, कोहिनूर हीरा तक, सब निकाल ले गया था। मयूर सिंहासन का जो पत्थर का बना हुआ था वो तो अभी भी मौजूद है, वहां पर, ठीक है। तो ये सब शाहजहां का था। औरंगजेब की अगर हम लोग बात करते हैं तो औरंगजेब
तो एक अपने आप से ही नाखुश इंसान था, उसको खुशी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसा लगता है मुझे, मैंने औरंगजेब का जो कैरेक्टरिस्टिक किया है, जो स्केच किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा इंसान था जिसको खुशी अच्छी नहीं लगती थी, और जहां पर भी वो लोगों को खुश देखता था चिढ़ जाता था, खुश देखता था तो चिढ़ जाता था। और उसने अपने आसपास मुगल दरबार से इस तरह की जितनी भी मनोरंजन और खुशी की जो चीजें थी सबको हटवा दिया, सबको खत्म कर दिया इसने। तो वास्तुकला में भी इसने कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया, वास्तुकला में भी, आर्किटेक्चर में भी इसने कोई खास इंटरेस्ट नहीं हुआ। जिस तरह से इसके टाइम पर हर चीज का डिक्लाइनेशन शुरू हुआ, तो आर्किटेक्चर का भी डिक्लाइनेशन हुआ, पेंटिंग का, म्यूजिक बंद करवा दिया इसने, सारे पेंटर्स को भगा दिए। वही पेंटर्स जाग गए, पहाड़ों में चले गए, राजस्थान चले गए, तो राजस्थानी शैली, कांगड़ा शैली, कांगड़ा, बशोली, ये सब जो पेंटिंग की जो स्टाइल्स निकले वो मुगल चित्रकारों के द्वारा, क्योंकि इसने सबको भगा दिया। म्यूजिक बंद करा दिया कि इस्लाम में म्यूजिक हराम है, और आर्किटेक्चर में भी कुछ खास इसने रुचि नहीं ली थी। तो लेकिन एक राबिया दुरानी का जो इसकी वाइफ है, जिसको रानी का मकबरा, बीबी का मकबरा कहते हैं, एक वो बना था, वो औरंगजेब को ही लोग बताते कि औरंगजेब ने बनाया था। इनकी बुक में है कि उसका बेटा मोहम्मद आजम शाह ने करवाया था, आजम शाह ने। और ये औरंगाबाद शहर बसाया था औरंगजेब ने, आपको पता है कि औरंगजेब ने औरंगाबाद शहर बसाया था, और ये आज भी है जहां पर अजंता एलोरा की केव्स हैं। तो दक्षिण में इसका समय बहुत बीता था। कहते हैं कि दक्षिण के नासूर ने ही इसको मार दिया, ले डूबा। तो वहीं पर औरंगाबाद शहर इसने बसाया था। तो वहां पर इसकी अपनी पत्नी की स्मृति में कहते हैं कि इसने जो है ये ताजमहल की कॉपी, प्रतिकृति बनाने की इसने कोशिश की। देखो, ये मैंने दोनों को कंपेयर कर सकते हो आप। ये जो ताजमहल की ये जो चारों जो मीनारें हैं, इसको ऐसे बनाया गया है कि चारों दिखती रहें और ये इस तरह से एक दूसरे के पीछे न रहें। तो एक इसका लुक देखो और आप इसका लुक देखो, पर इसने पूरी कोशिश की थी वैसा ही बनाने की, उसकी कोशिश पूरी थी। तो कहते हैं कि एक फूहड़ नकल बनाने की कोशिश की थी, बल्कि थोड़ा डिफरेंट बनाता तो ज्यादा अच्छा था। तो ये औरंगाबाद में है, इसको रानी का मकबरा कहते हैं, इसको बीबी का मकबरा कहते हैं। तो औरंगजेब के बाद आप ये समझ लो कि खत्म हो गया। औरंगजेब के बाद मतलब आजम शाह कहते हैं कि लास्ट एम्परर था जिसने कुछ आर्किटेक्चर में काम किया। इसके बाद के तो सारे मुगल बादशाह, लेटर मुगल्स ऐसे ही थे, आए गए, कुछ खास नहीं किया उन्होंने। तो 2 MCQ है, PYQs हैं, ये PYQs हैं जो कि पूछा गया है आपके मुगल आर्किटेक्चर पर ही, तो मैंने वो उस PYQ को डाल दिया है। पहला ये देखिए, ये 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का, कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है, ये जो पहला है ये ए है, ए ऊपर रह गया है, ए, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा और खानकाह बनाने में सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया था, पहला लाइन है। दूसरा है, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा बनाने में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया था। अब आपको बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं देखा था? ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो सारे लोग बी सी कह रहे हैं, बी और सी में आपको कंफ्यूजन है। तो राइट आंसर देखिए डी है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि बुलंद दरवाजा और खानकाह बनाने में सफेद संगमरमर, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, उसमें नक्काशी की गई है सफेद संगमरमर का, पर ये जो है रेड सैंडस्टोन से बना है। और जो यहां पर वो
वो जो था मतलब सलीम चिश्ती का जो टॉम्ब है उस पर भी मतलब बाद में संगमरमर चढ़ाया था, लेकिन वहां पर जो खानका है वो जो खानका है रेड सैंडस्टोन का है। तो ये रेड सैंडस्टोन का था। रेड सैंडस्टोन सिर्फ वो अगर सलीम चिश्ती का होता तो कह सकते थे कि सही है। तो आपने देखा कि फतेहपुर सीकरी की सारी बिल्डिंग्स रेड सैंडस्टोन से बनी है, तो ये गलत हो गया। और लखनऊ में जो बड़ा इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा, ये मिट्टी का है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो लखनऊ मैं देख चुकी हूं इसको। आप सोचते होंगे कि मैम तो सारी बिल्डिंग्स को कहती है देख लिया देख लिया। तो मुझे जब मौका मिलता है तो मैं जरूर घूमने का प्रयास करती हूँ और एक ट्रिप मारती हूँ। हिस्टोरिकल प्लेसेस मेरा पहला प्रेफरेंस होता है और कहीं जाती हूँ तो मैं जरूर देखती हूँ। तो ये जो लखनऊ में जो बड़ा इमाम बाड़ा है और जो रूमी दरवाजा, ये मिट्टी का है। वहां पर उस समय अकाल पड़ा हुआ था, लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं थे, कृषि कार्य बचा नहीं था, सूखा अकाल पड़ा था। तो काम देने के लिए नवाब ने, तत्कालीन नवाब ने काम देने के लिए इसका निर्माण ऐसे शुरू करवाया। तो ये मिट्टी का बना हुआ है। बल्कि मैं गई थी तो वहां का गाइड एक किस्सा सुना रहा था कि इसकी जुड़ाई गुड़ से हुई है, गुड़ से हुई है वो कह रहा था। तो इमाम बड़ा में भूल भुलैया भी है, वहां पर भूल भुलैया इसके भीतर है। तो ये जो है ये लाल बलुआ पत्थर से नहीं बल्कि ये मिट्टी से बना है। तो इसलिए ये दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो पहला तो आपको पता ही था, दूसरा भले नहीं बताया है मैंने। और एक ये क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? ये भी आपका PYQ है। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? ये तो बहुत आसान है। नहीं, वो गलत, वो पिंकू वो गलत होगा। ठीक है, जो उसने यूपीएससी ने डी ही माना था, मैंने खुद देखा है इसका। यूपीएससी ने डी ही माना है इसका, सी नहीं होगा। दोनों सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सी और डी बहुत सिमिलर है, तो आपको इसको अच्छी तरह से देख के बताना है कि सी या डी है। और बी है प्रार्थना है तो अकबर का निजी कक्ष। तो कुछ लोग डी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं। ये सी है। क्यों? देखो, डी में लिखा हुआ है कि वह कक्ष जिसमें विभिन्न धर्मों से संबंध रखने वाले महान व्यक्ति धार्मिक विषयों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते थे। यहां पर अकबर का नाम नहीं है। तो ये कहा गया है कि इबादत खाना वो कक्ष था जहां पर अलग अलग धर्मों से संबंध रखने वाले अलग अलग महान व्यक्ति इकट्ठे होते थे और धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। पर इबादत खाना क्या था? जहां पर अकबर अलग अलग धर्म के लोगों को बुलाता था और उनके साथ चर्चा करता था। तो इबादत खाना वो था। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? सी। फिर सी हो जाएगा ये। ठीक है, तो दो ही क्वेश्चन था। मैं आप लोगों का जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, अभी इसमें अब आधुनिक वास्तुकला बच गया है जिसमें आप सब गोथिक शैली, विक्टोरियन शैली के बारे में पढ़ेंगे। सार्वसैनिक, गोथिक, विक्टोरियन, सार्वसैनिक, ये सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों का इसी चैप्टर में आप लोगों का प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जो है आप लोगों का एक टेस्ट लूंगी। ठीक है, एमसीक्यूज भी रहेंगे और आप लोगों का इसमें जो है मेंस के भी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जाते जाते बता देती हूं कि कल जो है कल 3 बजे मेरा एक सेशन रहेगा आप लोगों का उस पर। कल 3 बजे एक सेशन रहेगा चक्रव्यूह पर, जो चक्रव्यूह सीरीज मैंने शुरू किया था। चक्रव्यूह सीरीज पर कल 3 बजे एक सेशन रहेगा और 5 बजे नितिन सिंघानिया तो रहेंगे ही। और इसके बाद आप लोगों का परसों सैटरडे को मैं कंप्लीट हिस्ट्री लेने वाली हूं थ्रू मैप। ये सेशन 3 बजे से रहेगा, ये मैराथन सेशन रहेगा।
ठीक है, ये मैराथन सेशन रहेगा, तो आप सब लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इस सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा। और मुहिम को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लो। मुहिम पर मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट, बहुत सारी एनसीईआरटी क्लासेस ले रही हूँ। जैसे इस बार कल मैं उसको जो है कल मैं एनसीईआरटी की क्लास लूंगी, कल एनसीईआरटी की क्लास लूंगी मैं, और ये एनसीईआरटी की क्लास आप लोगों की ये 12:30 से होगी। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग को टाइम दिख जाएगा। तो मुहिम पर आप लोग जैसे यहां पर मेरी क्लासेस लेते हैं वैसे ही मुहिम पर भी लीजिए, और इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट।